हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम जनवरी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, सीडीपी के जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हो, पेपर 1, पेपर 2 या फिर एच टेट हो आपका, चाहे बिहार टेट हो, जितने भी प्रीवियस ईयर में सीडीपी के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक अभी तक आप लोगों की जो थ्योरी वाले सेक्शन है कंप्लीट हो चुके होंगे। आप लोगों ने अच्छे से सीडीपी को समझ लिया होगा, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को भी आपने समझ लिया होगा। अब आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके थोड़ी सी भाषा चेंज कर देते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण क्या है? चार ऑप्शन है आपके। समस्त सूचनाएं एकत्र करना, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, उपचारात्मक उपायों की पहचान करना, और चौथा है समस्या के कारणों की पहचान करना। ठीक है, तो चार ऑप्शन में से पहले तो देखिए, करना क्या है आपको कि प्रश्न को समझना है कि जो प्रश्न है वो कहना क्या चाह रहा है। तो एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले जो निर्देशन होते हैं उनका पहला चरण क्या होना चाहिए। जब आप चार ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, और आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो आपको ये तरीका भी आ जाएगा। अब देखिए, समस्त सूचनाएं एकत्र करना इसका राइट आंसर होगा। तीन ऑप्शन जो बाकी हैं, व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, तो देखिए व्यक्तिगत आपको निर्देशन किसी को नहीं देना है, पर्टिकुलर एक बच्चे को या एक किशोर को। ठीक है, उससे पहले आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको समस्त सूचनाएं पहले एकत्रित करना है, इसके बाद ही आपको निर्देशन देना है। पहला चरण आपका यही होता है कि जितनी भी सूचनाएं हैं, जो भी हमें निर्देशन देना है, जिसके बारे में निर्देशन देना है, उसके बारे में समस्त सूचनाएं हमें एकत्र कर लेनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि समस्त सूचनाएं एकत्र करना। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रिवीजन करना है, और जितना जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन की आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेक इरेक्शन के अनुसार पहचान बनाम संभ्रांति प्रायः देखी जाती है। इरेक इरेक्शन की जो थ्योरी है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने सीडीपी हो या बाकी सब्जेक्ट हो, आपने उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, सभी सिद्धांत पढ़ लिए हैं, चाहे वो जीन पियाजे हो, चाहे आपका लेव वाइगोस्की हो, चाहे आपका हावर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत हो, ये सभी आपने पढ़ लिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो इरेक इरेक्शन की जो थ्योरी है, अगर वो आपने पढ़ी है, तो यहाँ पर पूछा क्या है, उनका जो चरण है, पहचान बनाम संभ्रांति प्रायः कब देखी जाती है। ऑप्शन है आपके, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बचपन में, या वयस्कावस्था में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा किशोरा अवस्था में। ठीक है, पहचान बनाम पहचान संभ्रांति, किशोरावस्था में बच्चे के अंदर ये होता है कि मैं किस फील्ड में जाऊं, मेरी एक समाज में पहचान हो तो किस वजह से हो। तो ये किशोरावस्था में भी होती है। किशोरावस्था इरेक इरेक्शन के अनुसार इसको पहचान बनाम पहचान संभ्रांति के नाम से जाना जाता है। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था ना, मैंने सारे एक एक पॉइंट क्लियर करवाए हैं। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो सीडीपी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के सारी थ्योरी वाले टॉपिक आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः पूर्वलौकिक नैतिकता का होता है, लौकिक नैतिकता का होता है, पश्चलौकिक नैतिकता का होता है, या फिर दंड एवं अनुपालन नैतिकता का होता है। तो जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत है, तो किशोरावस्था में जो होती है वो होती है आपकी पश्चलौकिक नैतिकता का स्तर होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, स्कीमा, साम्यावस्था, आत्मसात्करण, या फिर समंजन।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। और स्कीमा मैं आपको बता दूं, एक तरह से ये एक माइंड मैप होता है आपका। जिस भी किसी चीज का आपके दिमाग में मैप बन जाता है, वही आपकी क्या कहलाती है, स्कीमा कहलाता है। ठीक। तो यहां पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि समान क्रियाओं एवं विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्कीमा। नेक्स्ट, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है, क्या कहलाएगा। मतलब जब भी कोई कार्य करता है विद्यार्थी, तो उसकी उच्च सीमा की बात किया जा रहा है। किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है, तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन है आपके समीपस्थ विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर, संभावित विकास का स्तर और संज्ञानात्मक विकास का स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक विकास का स्तर। क्या वास्तविक विकास का स्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर वय आत्म केंद्रण में समाहित है। ऑप्शन दिए हैं काल्पनिक दर्शक एवं केंद्रीय, व्यक्तिगत गढ़ मिथक एवं सर्वात्मवाद। इसके बाद है आपका काल्पनिक दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक, केंद्रीय एवं सर्वात्मवाद। राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा सी, काल्पनिक दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक। किशोर वय आत्म केंद्रण में समाहित है आपका जब काल्पनिक दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए, जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया गया था। इंग्लिश में आप इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है आपके, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर पूछा गया है कि व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में जब सक्षम हो जाता है, तो आपकी लास्ट स्टेज जो होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तो जीन पियाजे की अगर थ्योरी आपने नहीं समझी है तो एक बार उसको समझ लें, अगर पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस चरण में ये व्यक्तिगत संभावनाओं की कल्पना करने एवं परिकल्पनाओं के परीक्षण में जब व्यक्ति सक्षम हो जाता है, तो वो कौन सी आपकी चरण कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, कई बार गलतियां यहाँ हो जाती हैं। जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होते हैं तो आपने पढ़ा मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही और नहीं, अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आपका आंसर गलत लग जाएगा। इसलिए प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है, यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है, इसे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये आपका सही है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो तभी होगा जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है। देखो, सामाजिक योग्यता एक अलग बात है और मानसिक स्वास्थ्य आपका एक अलग बात है। मानसिक स्वास्थ्य एवं दक्षता समान रहती है। ठीक है। तो ये सभी आपके जितने ऑप्शन हैं ये आपको पढ़ के भी सही लग रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया पहला कि ये एक गतिशील संकल्पना नहीं है, तो ये गलत हो गया। मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो एक गतिशील संकल्पना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। अब जब ये गलत होगा तो यही तो राइट आपका आंसर होगा, क्योंकि पूछा यही गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रदर्शित करता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपने पढ़ा होगा ना उसको,
तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब क्या होता है? जब मूर्त रूप को बालक पहचानने लगे, उनकी पहचान हो जाए, उनको समझने लगे, उनको स्पर्श करके पहचानने लगे। तो जब ठोस वस्तुओं की दिमाग में जब संक्रिया होने लगती है, ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी इसके ऊपर पढ़ा था आपने, तो कौन सी थी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर संवेदी गामक की बात करें तो ये आपका होता है सेंसिस के द्वारा जब बच्चा या बालक सीखता है, वो अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था। यहां पर किसकी बात की गई? ठोस वस्तुओं की। जब ठोस वस्तुओं पर आधारित है तो जो ठोस वस्तुएं होंगी वो मूर्त रूप में होंगी ना, अमूर्त में तो नहीं होंगी। उनको ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कल्पनाओं में आना है, सिर्फ दिमाग में आए, सोचने में आए। ठोस वस्तु होगी जो आपको दिखाई देगी, आप उसे स्पर्श कर सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो आपकी कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था यानी कि लास्ट की जो अवस्था होती है उसकी बात की जा रही है। तो 12 वर्ष से वयस्क अवस्था आपकी चलेगी इसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अनुसार ये लास्ट स्टेज है, चौथी जो जितनी अवस्था बताई थी, तो ये चौथी वाली अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है? यह एक थॉट है। तो ये एक दो बार पढ़ेंगे कि ये किसने कहा था, तो आपको समझ में आ जाएगा। किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य है कि बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है? तो ये कहा था बेरोन ने। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन राजस्थान में पूछे गए थे लेवल 1 पे, इसीलिए थोड़ा टफ है। फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सी टेट में भी आए हैं, यूपी टेट में भी आए हैं आपके, चाहे हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, छत्तीसगढ़ टेट हो। तो आपको ये क्वेश्चन करने के बाद ये पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है। जब एक किशोर का मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है तो जो मेन भूमिका होगी, अहम भूमिका होगी, वो किसकी किसकी होगी? तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका शिक्षक। तो बिल्कुल शिक्षक की भी अहम भूमिका होती है। पाठचर्या ये भी जरूरी है। विद्यालय में अनुशासन होना चाहिए, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों में आक्रामकता, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनके सांस्कृतिक आदर्शों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो बंडूरा का सिद्धांत नहीं, इरेक्शन का सिद्धांत बिल्कुल नहीं, जीएस हॉल का सिद्धांत ये भी नहीं। तो क्या है? मानव शास्त्रीय सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बंडूरा का सिद्धांत आप कैसे गलत कर, अगर आपने पढ़ा है तो उसको हटा देंगे कि उन्होंने कौन सी, किशोरों में जो आक्रामकता होती है, तनाव एवं तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदर्शों एवं मानकों पर आधारित होती है। तो ये आपके कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? मानव शास्त्रीय सिद्धांत कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो किस कारण से हो सकते हैं? ऑप्शन पढ़ लीजिए, केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण, सी आपका हो जाएगा माता पिता की भागीदारी, या फिर डी ऑप्शन है पर्यावरण व वंशानुगत दोनों। तो राइट आंसर आपका होगा दोनों। अब वो क्यों होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो ये बायोलॉजिकल, यानी कि आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, तो कुछ जो विशेषताएं हैं आपके अंदर वो किन से आएंगी? अपने पेरेंट्स से आएंगी, माता से आएंगी, पिताजी से आएंगी, दादा दादी, है ना। तो यानी कि ये आपकी क्या है?
बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आपके आएंगे। मान लीजिए कि पिताजी आपके इंटेलिजेंट, हो सकता है कि आप में भी उनकी इंटेलिजेंस आ जाए आपके अंदर, ठीक है। हो सकता है कि आपकी अगर हाइट ज़्यादा है, आप व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है ना, वो किसी लेवल पे भी आप जा सकते हैं, हाइट में, उनके इंटेलिजेंस पे, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे, उनके फिजिकल हेल्थ पे। तो कुछ तो डिपेंड करता है आपका किस पे, वंशानुगत पर, यानी कि हेरेडिटी पर। और दूसरा, जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे, मान लीजिए एक बालक आपका यूएसए में रहता है, या फिर समझ लीजिए कि बालक बिहार में रहता है और एक बालक एमपी में रहते हैं, तो उन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भाषा का आ जाएगा। अब वो जिस माहौल में रह रहे होंगे, उनके बोलने का तरीका अलग होगा। आप जिस माहौल में रह रहे होंगे, जैसे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे, तो आपका बोलने का तरीका अलग हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज अलग हो जाएगी। हो सकता है आप वहाँ पर भोजपुरी बोलने लगे, बिहार का बच्चा है, हो सकता है मैथिली बोलने लगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है बिहार में। आप एमपी में हैं तो बुंदेलखंड खंडी भाषा बोल सकते हैं, आप खड़ी भाषा बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता। दो व्यक्तियों को जब आप खड़ा करके उनमें सोचेंगे कि इनमें डिफरेंस है कि नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा। कुछ होंगे आपके बायोलॉजिकल, यानी कि वंशानुगत, या फिर उनको हेरिडिटी कह सकते हो इंग्लिश में, और पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। तो दोनों की वजह से व्यक्तिगत भिन्नता आती है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जीन पियाजे का, उसका जो लास्ट चरण है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो अगर उसका विचार विकसित कर लिया है तो वह, अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब वो आपका किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा, यानी कि जो जीन पियाजे का 4 चरण दिए थे, उसमें जो चौथा चरण है, अगर आप उस अवस्था में हैं तो भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकते हो। बिल्कुल राइट है ये। किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल होंगी। उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक में नहीं है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आप क्या करते हैं कि मन में कुछ ऐसी चीजें चलती हैं जिनका वास्तविक जीवन से कुछ लेना देना भी नहीं है, कुछ ऐसी चीजें भी होंगी। आगम आगमनात्मक तर्क कर सकता है, ठीक है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। जब औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया जाता है तो ये सारे पॉइंट आपके सही हैं, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statement is not correct regarding the development of critical thinking in adolescence? मतलब क्रिटिकल थिंकिंग कौन सी समीक्षात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जो आपकी किशोरावस्था में होती है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यहां पर क्या पूछा गया है, सही नहीं है, तो आपको ऑप्शन देखना है। भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दे, बिल्कुल सही है। भावनाओं में नहीं, जब क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, एडोलसेंस की बात हो रही है, किशोरावस्था में अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है तो आप क्या करेंगे, भावनात्मक रूप से कोई भी तर्क नहीं देंगे, बल्कि आप क्या है, तर्क संगत तरीके से तर्क देंगे। भावनाओं में बह करके कोई भी आप तर्क नहीं देंगे, ठीक है, तर्क संगत तरीके से तर्क देंगे। नेक्स्ट, ना केवल क्या हुआ को पूछेंगे बल्कि कैसे और क्यों को भी पूछेंगे। मतलब इतनी मेच्योरिटी आ जाती है जब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है कि क्या हो गया ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब ये आप पूछने लग जाते हैं तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है किशोरावस्था में। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का, देखिए यहाँ पर सिर्फ समय पर व्याख्यान को पूरा, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की तुलना और सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय करना, ये तभी आती है जब कि आप किशोरावस्था में है और आपके अंदर समीक्षात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग आ चुकी है।
तो क्या करेंगे, एक प्रश्न के अलग अलग तरीके से आंसर निकल सकते हैं, उनमें से जो आपका बेस्ट लगेगा ना उसका निर्णय लेना कि आपका ये वाला सही होगा जो एकदम बेस्ट है। तो आपके अंदर क्या आ चुकी है, क्रिटिकल थिंकिंग आ चुकी है। तो ये भी सही है आपका। तो गलत क्या लग रहा है आपको, सी ऑप्शन आपको गलत लग रहा है। तो प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, किसके लिए, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह किसने कहा था। तो यह एक आपका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा इसको, एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपका जब एग्जाम में अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा तो आपको आंसर लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, रटना नहीं है। अगर स्टेटमेंट है आप उनको एक दो बार पढ़ते रहिए, बस आपके दिमाग में छप जाएगा वो। तो स्टेटमेंट क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। ये कॉल सैनिक ने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। किनकी बात हो रही है, पियाजे के अनुसार जब नैतिक विकास के स्तर नहीं है। पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत आपके सीटेट के सिलेबस में जरूर नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके बाद सीटेट के बाद आप अदर एग्जाम देंगे, सुपर टेट देंगे। तो यहाँ पर जो नैतिक अधिकार है, देखिए नैतिक यथार्थवाद की बात की है, नैतिक समानता की बात की है, नैतिक सापेक्षता की बात की है, लेकिन नैतिक अधिकार का कोई भी स्तर नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता। प्रश्न पढ़िए क्या पूछ रहा है, कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करना होना चाहिए। तो शारीरिक कमी का होना या ना होना बिल्कुल प्रभावित करेगा। सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन, तो ये शारीरिक विकास को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा। बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, अगर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा बच्चे को तो उसका शरीर है कमजोर रहेगा, यानी कि शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा, तो ये भी करेगा। सामान्य असामान्य पोषण, आप उसको किस तरह का पोषण दे रहे हैं, इससे भी शारीरिक विकास प्रभावित होगा। लेकिन आपका जो रिइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है, चाहे सकारात्मक एवं नकारात्मक, पुनर्बलन से आपके शारीरिक विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास संबंधित है वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से उपर्युक्त सभी। तो विकास को आप बिल्कुल आंख मूंद के लगा सकते हैं, सभी आयु के हिसाब से भी विकास होता है, मैच्योरिटी आ जाती है तो परिपक्वता से भी और वृद्धि से भी संबंधित होता है विकास। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्न में से किससे होता है। अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, यानी कि बायोलॉजिकल। तो गुणसूत्र तथा जीन्स से इसका तात्पर्य होता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपने अगर थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी तो इतना आपको पता होगा। आनुवांशिकता से, आनुवांशिकता मैंने आपको बता दी क्या होती है, हेरिडिटी, जिसको आप कहते हैं जीन। जैसे हमारे माता पिता होंगे, तो जो माता पिता हमें जन्म देते हैं तो बायोलॉजिकल कहलाए हम, हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया तो बायोलॉजिकल, उसी को आनुवांशिकता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है तो उसी ही हम आप आनुवंशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हो या फिर हेरिडिटी कहते हो। तो इसका तात्पर्य किससे है, गुणसूत्र तथा जीन्स से है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन फ्राइड के द्वारा किया गया था। तो ये अगर आपने पढ़ा है सिद्धांत तो फटाफट लगा देंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत आपका किसने दिया था, ये तो हो गया आपका जीन पियाजे के द्वारा। मनोसामाजिक सिद्धांत आई थिंक साइको सोशल, ये एरिक एरिक्सन ने दिया था आई थिंक, कंफर्म नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। और ये आपका हो गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि इसको आप क्या कहोगे, उद्दीपक हो गया आपका एसआर थ्योरी, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, ये एसआर थ्योरी हो गई। तो ये किसने दी थी,
ठीक है, तो इस वाले का जो एसआर थ्योरी है किसने दी, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो आपका होता है ये दिया था फ्राइड ने। फ्राइड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, मनोविश्लेषण सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एरिक एरिक्सन ने किया था, मतलब मैं सही था, कंफ्यूजन जरूर था। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया था, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया, ये मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। तो यहां पर आंसर आपको ये मिल गया, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ये गलत हो गया, बिल्कुल निर्भर करते हैं। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा होगा तभी आपका कॉग्निटिव यानी कि मानसिक विकास भी अच्छा होगा, और आपका मानसिक विकास अच्छा है, आपका शारीरिक विकास अच्छा है, तो आपका सामाजिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल जो विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, याद रखिएगा। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। विकास जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा ये है कि कौन सा विकास से संबंधित नहीं है, तो जो विकास से गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये गलत है, इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता, तो जो किशोरावस्था है मैंने बताया था, तादात्मकता बनाम भ्रांति यानी कि आइडेंटिफिकेशन वर्सेस कंफ्यूजन, इस तरह का एक क्वेश्चन थोड़ी सी भाषा चेंज करके ऊपर अभी पूछा गया था पहले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में। तो जो एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत होता है, तो किशोरावस्था, वहां पर उल्टा पूछ दिया था कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन वर्सेस कंफ्यूजन है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था आप आंसर लगा के आए थे, या मैंने बताया कि किशोरावस्था राइट आंसर होगा। और यहाँ पर उसको कैसे घुमा दिया, यहाँ पर पूछ दिया कि किशोरावस्था की विशेषता कौन सी है, तो यहाँ पर आपको लगाना है आइडेंटिफिकेशन वर्सेस कंफ्यूजन यानी कि तादात्म्यता बनाम भ्रांति, या आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान बनाम भ्रांति कह सकते हो, ठीक है। ये हिंदी में यही होता है कि आप हिंदी का शब्द समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप इंग्लिश के वर्ड भी साथ में याद रखिए, क्योंकि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। तो आप अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश का समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो आप दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़िए, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के जो ऑथर है वो कौन है, तो गिलफोर्ड के द्वारा ये फील्ड ऑफ साइकोलॉजी लिखी गई थी, ठीक। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, तो गिलफोर्ड है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने एवं चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है, संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग क्या होगी। अब देखिए, जब साथ में खिलौने हैं, चमकीले वस्तुएं हैं, तो किस अवस्था में होंगे, पूर्व बाल्यावस्था, शिशु अवस्था में तो होंगे नहीं, जब स्कूल में है तो कब होंगे, पूर्व बाल्यावस्था में। तो आपको यहीं से देखिए, अपना जब आप रियल एक्सपीरियंस से सीडीपी को समझेंगे, रियल लाइफ से समझेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई अध्यापिका है, अब साथ में खिलौने चमकीले वस्तु यानी खेलने वाली चीजें हैं, तो वो लगभग किस उम्र में होगा, पूर्व बाल्यावस्था में होगा बच्चा, तभी तो उसके लिए खिलौने और ये सब, यानी कि आपकी जो KG1 KG2 ये पढ़ाते हैं ना, वो वाली अवस्था कहलाएगी, पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था कहलाएगी यहां पर। और अगर इस तरह देखिए, कई आंसर इस पे डिपेंड करते हैं कि आपके ऑप्शन किस तरीके से दिए गए। अगर सिर्फ बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शिशु अवस्था देता तो आप बाल्यावस्था भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर दिया बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था कर दिया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके किस अवस्था में होने की संभावना है, तो वो उत्तर किशोरावस्था में आ जाती है। जब वो क्या करती है, देखिए उसकी क्रिया से समझिए कि क्या करती है, वो हर समय अपना
मेकअप करने लगती है, साज संवरने लगती है, कांच के सामने बार बार देखती है, खड़ी रहती है, तो ये कौन सी अवस्था होने की संभावना है? उत्तर किशोरावस्था होने की संभावना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट लंबात्मक विधि, यानी कि जो कार्ल सी गैरिसन है, इन्होंने किस विधि का अध्ययन किया? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फ्रायड हैं जिन्होंने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया, ये याद रखिए, तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 7, 5, 6 या 2? तो इन्होंने 5 अवस्था बताई थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 5 बताई थी। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। शाम को फिर एक वीडियो आ जाएगी आपको, उसमें भी 30 क्वेश्चन करवा दूंगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 20 तारीख तक आप लोगों को प्रैक्टिस करवानी है प्रीवियस ईयर के। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ, देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को पेज फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। जितने भी टीचिंग एग्जाम वाले ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पर शेयर करें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं और चाहते हैं कि लगातार इसी तरह के क्वेश्चन 20 जनवरी तक आए, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चलते रहें, तो बिल्कुल आपको शेयर करना है वीडियो को और लाइक जरूर करना है। कैसा वीडियो लगा कमेंट्स में जरूर आपको बताना है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी बताना है, अच्छी लग रही है तो भी आप एक छोटा प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर देना है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फिर से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।